बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो तो टू वे स्लैब्स की कंट्रीब्यूशन में ही है। स्लैब की थिकनेस हम देखेंगे कि एसीआई कोड के हिसाब से स्लैब की थिकनेस क्या होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जब आप डिज़ाइन करने जाते हैं किसी भी स्लैब का। तो उसकी थिकनेस की जो कैलकुलेशन है कि कितनी थिकनेस रखनी चाहिए, क्योंकि सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ इसको फिर लिंक किया जाता है कि डिफ्लेक्शन को आपने कंट्रोल करना है, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए सर्टन क्राइटेरियाज़ हैं, सर्टन लिमिटेशंस हैं जिसकी समझना और जिसका जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि डिज़ाइन एस्पेक्ट की चीज़ मैं बार बार यही बताता हूँ कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपने रट्टा लगाना है, इसको समझना है। क्योंकि बुक्स हैं, चाहे नेट है, चाहे गूगल है, किसी भी फॉर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस इंफॉर्मेशन को आपने अपने लिए कैसे इस्तेमाल करना है, अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि अगर आपके पास एक ट्रिकी सिचुएशन आती है तो आप कैसे उस कोड की जो रिकमेंडेशन है उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं और आप अपनी जो प्रॉब्लम है एट द मोमेंट उसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, तो स्लैब थिकनेस की जो चीज़ है वो हम एसीआई कोड के हिसाब से देखेंगे। एसीआई कोड क्या रिकमेंडेशन देता है कि स्लैब की थिकनेस किस तरीके से, उसकी क्या लिमिटेशन होंगी। डिफरेंट है जो कंडीशंस है हमारे पास स्लैब्स की, चाहे वो एच सपोर्टेड स्लैब्स है, चाहे वो फ्लैट स्लैब है, चाहे वो फ्लैट प्लेट है, तो उनके हिसाब से जो सपोर्ट कंडीशन आ रही हैं एसीआई कोड की रिक्वायरमेंट क्या है थिकनेस कैलकुलेशन के लिए, कि बिकॉज वंस यू कैलकुलेट द थिकनेस देन यू मूव अहेड। तो फर्स्ट स्टेप इन डिजाइन ऑफ स्लैब इज द कैलकुलेशन ऑफ द स्लैब थिकनेस। ठीक है जी, तो मिनिमम थिकनेस, स्लैब थिकनेस फॉर टू वे कंस्ट्रक्शन के लिए एसीआई कोड 31819 जो उसका सेक्शन है, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कौन सा कोड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 2019 का है, और जो 2014 वाला एसीआई कोड 31814 है उसकी जो रिकमेंडेशन है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जो डिज़ाइन प्रोसीजर्स हैं उसके, वो अभी तक एसीआई ने अलाउ किया है कि वी कैन स्टिल यूज़ दैट एंड वी विल बी यूजिंग दोज प्रोसीजर, द डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड एंड द इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड। और जो लास्ट लेक्चर था उसमें फिर मैंने अदर प्रोसीजर के बारे में आपको बताया था कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जो कि स्लैब डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो anyhow, right now we are discussing the thickness of this slab. तो ECI code section 8311 and 8312 specifies a minimum slab thickness to control deflection. ठीक है, तो ये जो मेन हमारा कंसर्न होता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस इज द डिफ्लेक्शन, की कितनी डिफ्लेक्शन हमने, क्योंकि अगर आप स्लैब की थिकनेस को कम करते हैं तो डिफ्लेक्शन विल इंक्रीज, और अगर आप स्लैब की थिकनेस को बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज होती है, लेकिन डेफिनेटली उससे जो कंक्रीट की कास्ट है, जो थिकनेस है, वो वेट है, वो फिर बढ़ते हैं। तो देयर हैज़ टू बी अ बाउंड्री ना, देयर हैज़ टू बी अ वाइज जस्टिफाइड सिलेक्शन ऑफ द थिकनेस, उसके लिए ये सारी रिकमेंडेशन है। So the magnitude of a slab deflection depends on many variables. बहुत सारे वेरिएबल पे डिपेंड करती है, इंक्लूडिंग द फ्लैक्चरल स्टिफनेस ऑफ द स्लैब। क्योंकि एच को अगर आप वेरी करते हैं तो आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो मेन वो है वो एच है, बी एच क्यू बाई 12 जो है। नॉर्मली अगर आप रेक्टेंगुलर सेक्शन लेते हैं तो एच को वेरी करने से आपकी जो स्टिफनेस है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है। तो दैट्स वाई दी जो आप, और फ्लेक्चरल स्टिफनेस इनफैक्ट आपका जो है सारी की सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है रिजिडिटी को, और ई आई का जो प्रोडक्ट है, ई आई का जो प्रोडक्ट है, देन दैट विल बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द डिफ्लेक्शन। तो थिकनेस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन कैलकुलेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन। So which in turn is a function of the slab thickness h, जो मैंने बताया, by increasing the slab thickness the flexural stiffness of the slab is increased। अगर आप h को इंक्रीज करते हैं, फ्लेक्चरल स्टिफनेस इंक्रीज करती है, एंड कंसिक्वेंटली द स्लैब डिफ्लेक्शन इज रिड्यूस, और नतीजतन ये होगा कि डिफ्लेक्शन जो होगी वो उसकी रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन कितनी आप इंक्रीज कर सकते हैं और किस हद तक करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप स्लैब थिकनेस को इंक्रीज करते चले जाएंगे तो ठीक है, डिफ्लेक्शन तो आपकी कंट्रोल में आएगी, लेकिन आपकी जो है वो सेल्फ वेट बढ़ेगा। ठीक है, उससे और जो उसके नुकसान आते वो होंगे। तो हमें एक बीच का रास्ता अपनाना है, और बीच का रास्ता हमें एसीआई बता रहा है कि वो क्या है। So there are three empirical limitation for calculation of the slab thickness h। तो एशियाई कोड में तीन उसने एम्पेरिकल उसने लिमिटेशन बताई हैं, जिसको हम देखेंगे कि कौन सी लिमिटेशन हमारी किस केस के लिए वैलिड आती है, विच आर बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, इफ दीज लिमिटेशन आर नॉट मेट इट विल बी नेसेसरी टू कंप्यूट डिफ्लेक्शन। अगर ये आपका जो भी सिचुएशन है उसके अंदर ये लिमिटेशन के अंदर नहीं आ रही, तो फिर आपको कर डिफ्लेक्शन को, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन के, जिस तरीके से आप बीम्स की करते रहे हैं, वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन। तो अब हम देख लेते हैं कि वो तीन प्रोसीजर क्या हैं।
अब इसमें जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होनी है उसको हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि जो आगे 3 इक्वेशंस आ रही हैं एसीआई की, उसके अंदर सर्टन टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही हैं, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि क्या है। एच इज़ द मिनिमम स्लैब थिकनेस विदाउट इंटीरियर बीम्स। तो विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द इंटीरियर बीम, द थिकनेस ऑफ द स्लैब को हम यहाँ एच से डिनोट कर रहे हैं। एंड देन द एल एन है क्लियर स्पैन इन द लॉन्ग डायरेक्शन मेजर्ड फेस टू फेस ऑफ द कॉलम। ठीक है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप की चीज़ें हैं कि एल एन क्या है, उसके आगे हमने लिख दिया है। तो जहाँ भी एल एन आएगा तो एल एन का मतलब ये होगा कि दिस इज द क्लियर स्पैन इन द लॉन्ग डायरेक्शन मेजर्ड फेस टू फेस ऑफ द कॉलम। क्लियर स्पैन से मुराद ये होती है कि वो फेस टू फेस ऑफ द कॉलम के दरमियान जो वो है लेंथ है उसकी, उसको हम यहाँ देख रहे हैं। एंड देन बीटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि द रेशियो ऑफ द लॉन्ग टू शॉर्ट क्लियर स्पैन, जो लॉन्गर और शॉर्टर साइड के जो साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है उनके रेशियो को हम बीटा से करते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो अल्फ़ा एफ है, अल्फ़ा की कैलकुलेशन है। अल्फ़ा इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा एफ एम से मुराद ये है कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, जो बहुत सारी अल्फ़ा आएंगी उनकी हमने एवरेज लेनी है। हम देखेंगे कि कौन कौन सी अल्फ़ाज आती हैं फॉर ऑल बीम्स ऑन द साइड ऑफ द पैनल। जो पैनल है उसकी साइड के ऊपर जो बीम है, चाहे 3 साइड पे हैं 4 साइड पे हैं, उन बीम्स की अगर डायमेंशन डिफरेंट है तो अल्फ़ा जो है उन तमाम बीम का एवरेज है, अल्फ़ा एफ एम। एम से मुराद मीन है, एवरेज है, तो उसका एवरेज फिर हम लेंगे। अब अल्फ़ा क्या होता है इसके बारे में हम बताते हैं। सो दिस अकाउंट्स फॉर स्टिफनेस इफेक्ट ऑफ बीम्स, क्योंकि बीम की जो स्टिफनेस इफेक्ट है वो अल्फ़ा का जो फैक्टर है वो उसको काउंट करता है एलॉन्ग स्लैब एजेस, एंड दिस रिड्यूसेस डिफ्लेक्शन ऑफ पैनल एडजेसेंट टू बीम। बिकॉज ऑफ ये जितनी स्टिफनेस प्रोवाइड कर रही होंगी बीम, उसकी वजह से आपकी डिफ्लेक्शन की जो है वो कंट्रोल में आती है। ज़ाहिर अगर बीम बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं तो आपकी जो स्लैब है बीम के ऊपर यूँ रेस्ट कर रही है, अगर इस बीम ने बहुत सख्ती से इसको पकड़ लिया है तो ये डिफ्लेक्शन को कम करेंगे। अगर आपने स्लैब को डायरेक्टली रेस्ट किया हुआ है विदाउट एनी बीम तो डेफिनेटली देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन। अगर इसने रोटेट करना है तो यहाँ इसकी रोटेशन को इस जगह के ऊपर कोई नहीं रोकने वाली चीज़। लेकिन अगर आप बीम को स्टिफ डालेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बीम डालेंगे, तो फिर ये बीम इस स्लैब के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी कि ये इसकी रोटेशन को, इस रोटेशन को रोकेंगी यहाँ से। अगर एक चीज़ को यहाँ से आप सख्ती से पकड़ लें तो फिर ये चीज़ यहाँ से रोटेट नहीं हो पाएगी, तो डिफ्लेक्शन इससे कंट्रोल हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि बीम जो साइड्स के ऊपर आ रही हैं उस बीम की स्टिफनेसेस क्या है। अगर वो स्ट्रॉन्गर बीम है तो फिर डेफिनेटली डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करेंगी। तो अल्फ़ा एफ एम का जो फैक्टर है, अल्फ़ा एफ एम से मुराद ये है कि एवरेज लेने हैं तमाम बीम्स का जो कि एज पे उसकी चल रही हैं, और अल्फ़ा जो होगी दैट विल बी द स्टिफनेस ऑफ द बीम। और फिर उसको हम देखेंगे कि बीम और स्लैब का स्टिफनेस का भी रेशो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जो भी आपको पता चलेगा। सो अल्फ़ा एफ, वहाँ अल्फ़ा एफ एम था, अल्फ़ा एफ एम से मुराद ये है कि एवरेज स्टिफनेस हो गई। अल्फ़ा एफ जो है दैट इज़ द फ्लैक्चरल स्टिफनेस ऑफ द बीम टू द फ्लैक्चरल स्टिफनेस ऑफ द स्लैब। स्लैब की स्टिफनेस एंड देन बीम की स्टिफनेस। अब ये दोनों चीज़ें बीम और स्लैब के आपस में स्टिफनेस का जो रेशियो है दैट इनफैक्ट कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टुवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन, टुवर्ड्स द कंट्रोलिंग द डिफ्लेक्शन। इसकी वजह मैंने आपको बता दी कि अगर आपने बहुत स्टिफ बीम डाली हुई है तो वो स्टिफ बीम इसकी रोटेशन को यहाँ से कंट्रोल करेंगी, इसको पकड़ के रखेंगी, यहाँ इस जगह को, स्लैब को इस जगह पे पकड़ लेंगी, और स्लैब जो है वो रोटेट नहीं हो पाएगी। जब रोटेट नहीं हो पाएगी तो फिर डिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। तो दैट्स वाई दिस इज हाउ इट्स कंट्रीब्यूट टू द कैलकुलेशन, या दैट्स हाउ इट्स कंट्रीब्यूट टू द कंट्रोल ऑफ द डिफ्लेक्शन एज फार एज द स्लैब इज कंसर्न, राइट। तो अल्फ़ा एफ इज, जो अल्फ़ा एफ की कैलकुलेशन का फार्मूला है दैट इज, ये फार्मूले रटे लगाने की आपको जरूरत नहीं है। दीज फार्मूलाज वुड बी अवेलेबल टू यू ऑल द टाइम, बिकॉज इन अ डिज़ाइन ऑफिस में बार बार ये कहता हूँ ऑल द बुक्स, ऑल दी जो आपको सपोर्टिंग मटेरियल चाहिए है वो आपके पास अवेलेबल होता है। नो वन, कोई ऐसी नहीं है कि क्लोज बुक एग्जामिनेशन होता है आपका डिज़ाइन ऑफिस, नो, एवरीथिंग वुड बी अवेलेबल टू यू। द स्किल आपका ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो कि आप इन तमाम इंफॉर्मेशन को वाइजली अपने पर्टिकुलर केस के लिए इस्तेमाल कर सकें। दैट्स व्हाट द डिज़ाइनर डू। सो अल्फा एफ इज 4 ECB मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट है, ऑफ बी स्टैंड फॉर बीम, EC कंक्रीट, यहाँ नीचे भी आप देखेंगे तो EC है, दोनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट हैं। B स्टैंड फॉर बीम एंड S स्टैंड फॉर स्लैब, right? IB is the moment of inertia of the beam, while IS is the moment of inertia of the slab, right? And L are the length. तो जब आप इसको मुख्तसर कर देते हैं, 4 से कट जाता है, LL से कट जाते हैं, तो ECB IB डिवाइडेड बाई ECS ICS। तो
ई और आई जो होती है फ्लैक्सुरल रिजिडिटी कहलाती है, जो आप जानते हैं। तो दिस इन शॉर्ट आप कह सकते हैं दिस इज द फ्लैक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द बीम एंड दिस इज द फ्लैक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द स्लैब, राइट। तो ये फार्मूला बड़ा क्रूशियल फार्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसकी मैंने बता दिया कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, बिकॉज जो बीम और स्लैब का आपस का कनेक्शन है और इन दोनों की जो ताकत है, इन दोनों की जो स्टिफनेस है, दैट कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टू द डिफ्लेक्शन। ECB and ECS are the moduli of elasticity of concrete in beam and slab respectively, that I have already explained to you. And IB is the gross moment of inertia of beam section about the centroidal axis. Moment of inertia बारे में आप जानते हैं कि you can take the moment of inertia of the centroidal axis, about the base axis, and then you can also calculate the moment of inertia about any transfer जो moment of inertia कहलाता है किसी और axis के about away from that particular section of a particular beam। उससे अगर आप अवे ले लेते हैं तो फिर भी वो भी एक टाइप ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक लंबी कहानी है ना, तो मैं बार बार यही कहता हूँ। तो बीम सेक्शन इंक्लूड, अब बीम सेक्शन में इंक्लूड क्या है, अ स्लैब लेंथ ऑन ईच साइड ऑफ अ बीम। क्योंकि यहाँ मैंने देखा था, जो मैंने क्लास में पढ़ाता रहा हूँ, तो इसमें जो मुझे नज़र आता है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई कौन सा सेक्शन हमने बीम में लेना है और कौन सा सेक्शन स्लैब में लेना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हम आगे ये यहाँ स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, आगे हम आपको पिक्टोरियल फॉर्म में भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या सेक्शन हम कंसीडर करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो बीम सेक्शन इंक्लूड अ स्लैब लेंथ ऑन ईच साइड ऑफ द बीम। स्लैब की लेंथ आपने लेनी है इन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम। कितनी लेनी है, इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ बीम अबव और बिलो स्लैब। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट इस फॉर्म में। हाउएवर विच एवर इज ग्रेटर बट नो मोर देन 4 टाइम द स्लैब थिकनेस। जो स्लैब की थिकनेस है उससे 4 गुना नहीं लेंगे। मतलब अगर आपके पास कॉर्नर बीम है तो दैट वुड बी इन्वर्टेड एल बीम। अगर आपके पास सेंटर वाली आप स्लैब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वो बीम का ले रहे हैं तो वो फिर टी बीम के तौर पर कंसीडर की जाएगी। तो फिर टी के फ्लैंजेस कितने होंगे वो उसके बारे में बात की जा रही है। जो स्लैब की थिकनेस है उसका 4 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो आगे चल के मैं आपको पिक्टोरियल फॉर्म में भी बताऊंगा कि क्या, और वो आपके पास रेडी रेफरेंस के तौर पे अवेलेबल होगी हर जगह के ऊपर। क्योंकि इसमें जो स्लैब थिकनेस कैलकुलेशन है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या जिसे कि आप कह लें थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, जिसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन है फॉर अ स्पेसिफिक केस। वेदर इट आपकी जो बीम है वो इन्वर्टेड एल शेप में है, टी बीम शेप में है, या सिंपल रेक्टेंगुलर शेप में है, तो दैट डिपेंड्स किस उसमें सिचुएशन में आएगी। क्योंकि अगर कास्ट मोनोलिथिक है तो फिर तो आपके पास या तो टी बीम होगी या इन्वर्टेड एल होगी। और नॉर्मली जो हमारे पास बीम्स होती हैं, स्लैब और बीम की जो कास्टिंग होती है वो मोनोलिथिक होती है, एट अ टाइम की जाती है। तो आई एस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ग्रॉस सेक्शन ऑफ द स्लैब। अब स्लैब का सेक्शन क्या होना है, ये भी एक जिस तरीके से बीम का सेक्शन है इसी तरीके से स्लैब का सेक्शन भी आपने क्लेवरली लेना है। तो वो हम आगे चल के एक्सप्लेन करते हैं। अब स्पेसिफिक केसेस है, वंस यू हैव कैलकुलेटेड द अल्फा, ठीक है, अल्फा मीन आपने अगर ले लिया तो अल्फा मीन की जो वैल्यू है अगर वो 2 और 0.2 के दरमियान में है, इफ अल्फा एम जो मीन अल्फा है, एवरेज अल्फा है, दैट इज लेस देन 0.2 बट ग्रेटर लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 0.2। ठीक है, ये अल्फा आपने कैलकुलेशन की, अल्फा की कैलकुलेशन क्या आती है, अल्फा इज द रेशियो ऑफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ बीम टू द स्लैब। ठीक है, बीम का सेक्शन क्या है, स्लैब का सेक्शन क्या है, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। वो हम जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वो आप फर्दर एक्सप्लेन होंगी। So once you have calculated the mean or the average alpha, then you will have to see the value of that alpha m. If that value is less than 2 and greater than 0.2, then you will have to use this particular formula for calculation of the slab thickness. So don't worry about the length of the formula, the complexity of the formula. Repeatedly I am saying to you that these formulas will be available to you all the time. The only thing you need to आपने सीखना है वो ये है कि भाई ये क्या कह रहा है, किस पर्टिकुलर केस के लिए मुझे इस्तेमाल करना है। ओके, तो आपने अब इसका मतलब ये है कि अल्फा की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपके पास एच सपोर्टेड स्लैब है ना। अगर आपके पास एच सपोर्टेड स्लैब नहीं है और आपके पास फ्लैट प्लेट है या फ्लैट स्लैब है तो वहाँ तो फिर बीम आएंगी ही नहीं। तो फिर जो ये अल्फा की जो वैल्यू है वहाँ फिर मैटर ही नहीं कर रही, क्योंकि अल्फा की वैल्यू कब मैटर करेगी, जब आपके पास बीम और स्लैब्स हों। फ्लैट प्लेट फ्लैट स्लैब में तो बीम्स हैं ही नहीं। ओके, तो फिर ये चीज़ें वहाँ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी, जो आगे चल के हम केसेस, अब ये ए केस है, उसके बाद बी और उसके बाद सी केस। तो ए केस का मतलब ये है कि ये केस कहाँ वैलिड आ रहा है, ये वहाँ वैलिड आ रहा है जहाँ आपके पास एच सपोर्टेड स्लैब है। और एच सपोर्टेड स्लैब में आपने कैलकुलेशन की, यू फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑफ ऑल द सेक्शन एंड देन यू टुक द मीन एवरेज ऑफ दोज एंड देन यू फाउंड आउट द अल्फा एम and you saw that the alpha m is greater than less than 2 and greater than 0.2, then you will have to use this formula ln fy जो है वो यहाँ आपने psi में लेना है। fy is in psi to calculate to use this particular formula, आपका fy फिर psi के अंदर होगा।
बीटा वही रेशो है लॉन्ग साइड टू शॉर्ट साइड, अल्फा एम वो यही वैल्यू है अल्फा एम की। इस फार्मूले के ज़रिए से हम एच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एंड वी आर कॉलिंग दिस टू बी इक्वेशन ए। और यहाँ से जो भी वैल्यू आई, बट इट शुड नॉट बी लेस देन 5 इंचेस। तो इस केस के लिए अगर आपके पास अल्फा एम की वैल्यू इस रेंज के अंदर आ रही है तो वो 5 इंच से अगर कम आ रही है देन यू विल हैव टू यूज़ 5 इंचेस मिनिमम स्लैब थिकनेस। फिर आपको 5 इंचेस, ग्रेटर देन 5 है तो फिर वो जो भी वैल्यू ग्रेटर देन 5 वैल्यू होगी वही आपने कैलकुलेट यूज़ करनी होगी। दिस इज फॉर द केस 1। सो मूविंग अहेड, इफ अल्फा एम इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, या 2 इज लेस देन अल्फा एम, या अल्फा एम इज ग्रेटर देन 2, in that case you will have to use this formula for the calculation of the slab thickness. Again, Fy is in PSI and we are calling this to be equation B, and in this case you should not take the slab thickness less than 3.5. तो फिर मिनिमम थिकनेस आपको 3.5 रखनी है। अगर आपका ये फार्मूला डिक्टेट करता है एनीथिंग ग्रेटर देन 3.5 then definitely you will have to use that value. If it is 4, if 5, 6, 7, then you will have to use it. But if value comes out to be 3 or 2.5 or 2, then you will have to use minimum slab thickness of 3.5 inches for alpha m greater than 2. Alpha m greater than 2 का मतलब ये है कि जो आपके पास बीम्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, उसकी रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 2। समझ में आ रही बात की। अल्फा एम की जो लास्ट केस हमारे पास वो वैल्यू थी 2 और 0.2 के दरमियान, तो ये मिड रेंज की आपके पास बीम्स डली हुई थी। जो बीम और स्लैब की स्टिफनेस के रेशियो थे वो मिड रेंज के थे। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब बीम्स आर वेरी मच स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू द स्लैब, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस प्रोवाइड कर रही हैं। तो फिर आप यहाँ देखेंगे तो आपने इस डिफ्लेक्शन जो ये थिकनेस है 3.5 थी, वहाँ 5 थी, 1.5 इंच की स्लैब थिकनेस हो गई कम, इन केस जब आपके पास बीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। समझ में आ रही बात की। तो ये आप ये जो फार्मूला है और ये जो इसकी लिमिटेशन है इसको आप लिंक करें अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ कि भाई बीम की स्टिफनेसेस क्या रोल प्ले कर रही हैं। व्हाट डज दिस वैल्यू ऑफ अल्फा एम शोज हियर, वैल्यू ऑफ अल्फा एम शोज दिस ग्रेटर देन 2 शोज कि भाई बीम्स आर वेरी मच स्ट्रॉन्गर। इफ द बीम्स आर वेरी मच स्ट्रॉन्गर दे विल डेफिनेटली रिस्ट्रिक्ट द स्लैब टू रोटेट, एंड इन टर्न वो रोटेशन जब कंट्रोल में हो रही है तो फिर आपकी डिफ्लेक्शन कंट्रोल में आ रही है। इन दैट केस आप देख रहे हैं कि जो स्लैब की मिनिमम थिकनेस एसीआई स्पेसिफाई कर रहा है वो 3.5 इंचेस तक ली जा रही है, इट्स वेरी लेस। बट अगर आपके पास वैल्यू 2 और 0.2 के दरमियान में थी तो फिर वहाँ 5 इंचेस तक की रिस्ट्रिक्शन थी, फिर आपने स्लैब थिकनेस को बढ़ाया। सो मूविंग अहेड फॉर अल्फा एम लेस देन 0.2 वेयर स्लैब ये जो बीम है वो बहुत लो स्टिफनेस की हैं या नहीं है, ये जो केस आ रहा है अल्फा एम इज लेस देन 0.2, इसका मतलब ये है कि या तो आपके पास बीम नहीं है या फिर बहुत लो है, तब ये केस आ रहा है। तो इन केस में फिर एसीआई कहता है कि जो फॉलोइंग टेबल है वो ये टेबल इस्तेमाल करना है। ये एसीआई कोड से मैंने टेबल उठाया हुआ है, ये 8.3.11, तो एसीआई कोड का चैप्टर 8 का सेक्शन 3 का 1 और इस 1 में फिर आपको ये टेबल एसीआई कोड ने दे दिया है, इसकी मदद से फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विदाउट ड्रॉप पैनल, विद ड्रॉप पैनल, तो अगर आप ये देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो है विदाउट इंटीरियर बीम्स का केस आ गया। ये केस कैसा है, विदाउट इंटीरियर बीम, जब इसमें बीम नहीं है तो ये केस जब भी आएगी ना 0.2 इज़ वेरी लो स्टिफनेस का मतलब ये कि बीम्स नहीं है। जब बीम नहीं है तो इसका मतलब ये कि आइदर यू हैव प्रोवाइडेड द ड्रॉप पैनल और यू हैवंट प्रोवाइडेड द ड्रॉप पैनल। सो इफ यू हैव नॉट प्रोवाइडेड द ड्रॉप पैनल देन यू विल यूज दिस पूरा सेक्शन। With drop panel, you will use this pura section. Within the drop panel, if you haven't provided the drop panel, then you will have to see without edge beam, with edge beam, interior panel. इसी तरीके से यहाँ विदाउट एज बीम, विद एज बीम, इंटीरियर पैनल। आपने इंटीरियर में तो नहीं प्रोवाइड की थी, एज बीम आपने प्रोवाइड की थी या नहीं की थी, उस बेस के ऊपर फिर ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास आ जाती है। इसके अंदर जो नॉर्मली आप लोग सर पे नज़र कर देते हैं, उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ये जो 3-4 चीज़ें इसको भी ज़रूर देखा करें कि क्या कह रहा है। तो पहले केस में कह रहा है कि एल एन इज़ द क्लियर स्पैन इन द लॉन्ग डायरेक्शन। ये हमने पहले भी स्पेसिफाई कर रहे थे कि एल एन है क्या, जो आप एल एन ले रहे हैं इज़ द क्लियर स्पैन इन द लॉन्ग डायरेक्शन में। क्योंकि आपके पास शॉर्ट डायरेक्शन में भी क्लियर स्पैन है, आपके पास लॉन्ग डायरेक्शन के अंदर भी क्लियर स्पैन है, तो यू हैव टू टेक द क्लियर स्पैन इन द लॉन्ग डायरेक्शन। मेजर्ड फेस टू फेस ऑफ द कॉलम, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। एंड देन फॉर एफ वाई बिटवीन द वैल्यूज गिवन इन द टेबल, अब एफ वाई 40, 60, 80, अगर आपके पास ये नॉर्मली इस रेंज के आपके पास स्टील आते हैं, अगर आपके पास स्टील 50 की एसआई आ गया, 70 की एसआई आ गया, तो फिर आपने इस टेबल को कैसे इस्तेमाल करना है। एक दफ़ा मैंने क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया 50 दे दिया, अब बच्चे कन्फ्यूज
उनको उनका सर ये तो टेबल में नहीं है भाई, इस्तेमाल करें। नीचे लिखा हुआ है कि मिनिमम थिकनेस शैल बी कैलकुलेटेड बाय द लीनियर इंटरपोलेशन। फिर आप लीनियर इंटरपोलेशन इस्तेमाल करें, 40 और 60 के दरमियान की जो वैल्यूज़ हैं उसका इंटरपोलेशन करें, लीनियर इंटरपोलेशन करें, ठीक है। तो इंटरपोलेशन फिर आपको थोड़ा बहुत उसका सेंस होना चाहिए कि लीनियर इंटरपोलेशन क्या होती है। ड्रॉप पैनल एज गिवन इन 824, ड्रॉप पैनल की जो कंडीशन है वो सेक्शन 824 में जो कह रहा है वो उसके हिसाब से हम कह रहे हैं कि इस्तेमाल करेंगे। स्लैब्स विद बीम्स between column along exterior edges, exterior panel shall be considered to be without edge beam if alpha f is less than point। तो अगर एक्सटीरियर पैनल में अल्फा एफ की वैल्यू 0.8 से लेस आ गई तो वो कह रहा है कि फिर आप उसको विदाउट बीम ही कंसीडर करें। तो उस बीम का कह रहा है कि प्रैक्टिकली कोई खास फायदा दे नहीं रही। एक्सटीरियर पैनल शैल बी कंसीडर्ड टू बी विदाउट एच बीम। आपने एच बीम डाली थी लेकिन उस एच बीम की जो स्टिफनेस की एच बीम से डाली है, इंटीरियर बीम नहीं डाली, एच बीम डाली है, लेकिन उसकी जो कंट्रीब्यूशन आ रही है अल्फा में वो लेस देन 0.8 आ रही है। तो इन दैट केस अब वो कह रहा है कि आप उसको विदाउट एच बीम ही कंसीडर करेंगे और जो विदाउट एच बीम के फार्मूले हैं फिर आप वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया, अभी राइट हो गया। तो अब 3 केसेस हमने पढ़ लिए डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ अल्फा एम। कि पहला केस हमने देखा कि 0.2 और 2 के दरमियान है तो फार्मूला अलग था। फिर हमने देखा कि भाई 2 से ज़्यादा है, क्योंकि हमने पहली केस में 2 और 0.2 का रखा। अब 2 से ज़्यादा हो गया तो क्या था, सवाल आना चाहिए था 0.2 से कम हो गया तो क्या होना चाहिए था। तो पहला केस जनरलाइज केस था। दूसरा केस ये था कि 2 से ज़्यादा है, उसका फार्मूला था। तीसरा केस ये आया कि 0.2 से भी कम है, तो वो 0.2 से कम की सूरत में यू विल हैव टू यूज दिस टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ द स्लैब थिकनेस। तो आई होप नथिंग टू वरी, बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप की चीज़ है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके तो हम एक्सरसाइजेज भी करेंगे ताकि आप जो उसमें मेन कंसर्न मैंने देखा है स्टूडेंट्स का है वो अल्फ़ा की कैलकुलेशन है। तो अल्फ़ा की कैलकुलेशन के ऊपर इंशाल्लाह हम जो एक्सरसाइजेज भी करेंगे तो आपकी चीज़ें इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर होंगी। और फिर डेफिनेटली हमने डिज़ाइन एग्जाम्पल्स भी करनी है, डिज़ाइनिंग भी करनी है। तो फिर ये सारी चीज़ें जब प्रैक्टिस में आएंगी तो आपके मसाइल इंशाल्लाह दूर होंगे। बात यहाँ जो कहने की ये है कि आप डर निकालें, अपना खौफ निकालें और इसको देखें कि क्या कह रहा है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। बुक्स आपके पास ओपन होती हैं, फार्मूले आपके पास ओपन होते हैं, इसमें कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, इसमें समझने की जरूरत है। सो हाउएवर द थिकनेस ऑफ एनी स्लैब शैल नॉट बी लेस देन द फॉलोइंग। ठीक है, तो जनरलाइज केस में वो कहता है कि अल्फा एफ एम अगर लेस देन 2 है तो थिकनेस हमने पहले भी बताया था कि 5 इंच से लेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे केस में अल्फा एफ एम ग्रेटर देन 2 है तो 3.5 से लेस नहीं होनी चाहिए। वो जो 2 फार्मूले के नीचे अगर आपने देखा होगा तो मैंने लिखा था 2 चीज़ें, ये वो 2 चीज़ें ये आ गई। तो ये चीज़ आ गई। इससे अगर हम आगे चलते हैं तो फिर एशियाई कोड की जो लिमिटेशन है अगर हम उसको समराइज कर दें तो वो सारी की सारी ये आ जाती है। और अगर आप फर्स्ट की सिचुएशन आती है फॉर पैनल विद डिसकंटिन्यूअस एजेस, ऐसे पैनल जिसके एजेस जो हैं वो डिसकंटिन्यूअस हैं एंड बीम विद द मिनिमम अल्फा इक्वल टू 0.8 मस्ट बी यूज। वहाँ भी आपने देखा था टेबल के नीचे भी ये बात लिखी हुई थी। तो ऐसी बीम जिस पे डिसकंटिन्यूअस एजेस हैं एंड बीम विद द मिनिमम अल्फा फिर 0.8 को इस्तेमाल करें। अदरवाइज द मिनिमम स्लैब थिकनेस कैलकुलेटेड बाय इक्वेशन ए एंड बी मस्ट बी इंक्रीज बाय एटलीस्ट 10%। या तो फिर वहाँ से जो थिकनेस ए और बी से आई है उसको 10% इंक्रीज कर दें। ये भी एशियाई कोड का सेक्शन 83121 आपको अलाउ करता है। अगर आपने ड्रॉप पैनल दिए हैं तो ड्रॉप पैनल कहाँ तक जाना चाहिए? द ड्रॉप पैनल शुड एक्सटेंड इन ईच डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द सपोर्ट अ डिस्टेंस नॉट लेस देन 1/6 ऑफ द स्पैन प्लेन इन दैट डायरेक्शन बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट एंड आल्सो प्रोजेक्ट बिलो द स्लैब। अब इस चीज़ को समझने के लिए आप ये समझ लें कि ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से पेन ले लूँ। ये देखिए कि अगर आपके पास सिचुएशन ये आ रही है कि ये स्लैब थी, ठीक है, यहाँ आपके पास कॉलम था, रेक्टेंगुलर कह लें, सर्कुलर कह लें, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसकी जनरलाइज व्यू दिखा दूँ तो दूसरा कॉलम इसका यहाँ होगा, ये मैंने इसकी सेंटर लाइन ले ली है, ठीक है। दूसरा कॉलम यहाँ है और अगर यहाँ आप जा रहे हैं तो एक फिर आपके पास एक कॉलम यहाँ है और दूसरा कॉलम ये है। मतलब ये स्लैब को मैंने 4 हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ आपने ड्रॉप पैनल देना है इधर। अब ड्रॉप पैनल में आपकी यहाँ लेंथ कितनी डालनी है, यहाँ लेंथ कितनी डालनी है, यहाँ से ये लेकर ये लेंथ कितनी हो, यहाँ से लेकर के ये लेंथ कितनी हो। एक तो ये हम इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। दूसरा ये कि अगर आप इसका सेक्शन देखेंगे तो ये आपके पास स्लैब थी,
और ये स्लैब कंटिन्यू चल रही थी आपके पास, ये आपके पास ड्रॉप पैनल है ये वाला, और ये आपके पास ये कॉलम है। तो ये जो ड्रॉप पैनल की ये थिकनेस है, ये थिकनेस हम कितनी रखें, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है इस चीज़ की? अब ये फिगर को समझ लेने के बाद फिर हम उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि क्या फिगर बता रही है, वो स्टेटमेंट क्या बता रही है। स्टेटमेंट इस ड्रॉप पैनल की लेंथ और विड्थ बता रही है कि कितनी रखनी है इन इधर दी डायरेक्शन, द शॉर्ट डायरेक्शन एंड द लॉन्गर डायरेक्शन, एंड देन द थिकनेस ऑफ ये जो है इसकी वो एसीआई के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, उसको हम यहाँ बयान कर रहे हैं। अब आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट फिगर हम इसके ऊपर आ जाते हैं और यहाँ आपको बताते हैं। ड्रॉप पैनल शुड एक्सटेंड इन ईच डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द सपोर्ट। जो सेंटर लाइन ऑफ द सपोर्ट थी उससे कितना एक्सटेंड होना है, कितना अ डिस्टेंस नॉट लेस देन 1/6 ऑफ द स्पैन लेंथ इन दैट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वहां जो स्पैन लेंथ है, लेट सपोज स्पैन लेंथ 12 फीट है, तो 12 फीट का जो 1/6 है दैट इज 2, तो 2 फीट उसने सेंटर लाइन से उधर भी एक्सटेंड होना है, इधर भी एक्सटेंड होना है। ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं, लेट सपोज यहां लेंथ है 6 फीट, या लेट सपोज लेंथ है 8 फीट, तो 8 का 1/6 8/6 है, 8/6। तो आप इसको तकसीम कर लें, जितनी आपके पास वो आ रही है विड्थ, उतनी आपने विड्थ लेनी फ्रॉम द सेंटर लाइन। सो दैट इज एक्सटेंशन ऑफ द ड्रॉप पैनल इन ईच डायरेक्शन। ये बात समझ में आ गई। अ डिस्टेंस नॉट लेस देन 1/6 ऑफ द स्पैन लेंथ इन दैट डायरेक्शन बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट, एंड ऑल्सो प्रोजेक्ट बिलो द स्लैब एट लीस्ट h/4। जो स्लैब की थिकनेस है उसका h/4, अगर आपके पास 4 इंच की स्लैब है तो 1 इंच की तो उसको नीचे प्रोजेक्शन होनी है। अब बात की समझ में आ गई है कि 1/6 दोनों डायरेक्शन में। अब हम अगर यहां दोबारा आ जाएं इस स्टेटमेंट के बाद, पेन लिया और यहां से हम स्क्रीन ले लेते हैं। ये अगर हम आपको बताएं कि अगर आपके पास ये इस किस्म की चीज़ है, ये हम इसका एलिवेशन दिखा रहे हैं या सेक्शन समझ लें कि सेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। और अगर ये जानी है तो ये यूं चलनी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ आपके पास कॉलम फिर आएंगे और ये स्लैब यूं उसने कंटिन्यू रखना है, इस डायरेक्शन में स्लैब कंटिन्यू चल रही है। अब आपने यहाँ ड्रॉप पैनल लेने हैं, तो आपके पास एक डायमेंशन ये वाली हो गई जो इस डायमेंशन में चल रहे हैं, और दूसरी डायमेंशन ये वाली होगी। तो यहाँ जो ड्रॉप पैनल देना है आपने, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये ड्रॉप पैनल है, तो ये ड्रॉप पैनल इस डायमेंशन के अंदर अगर आप समझ रहे हैं कि ये मैं कहता हूँ कि 12 फीट है, तो यहाँ इसकी एक्सटेंशन कितनी होनी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए ये 2 फीट हो। ओके, और इस डायमेंशन में अगर मैं कहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये मैं कहता हूँ 8 फीट है, तो ये जो होनी चाहिए सेंटर लाइन से यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस होना चाहिए, वो होना चाहिए 8/6। तो कितना आ गया, 1 पॉइंट समथिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैलकुलेट द एक्सटेंशन ऑफ दिस ड्रॉप पैनल इन ईच डायरेक्शन, एंड देन जब आपने ये एक्सटेंशन देख ली तो फिर अब हमने जो नेक्स्ट चीज़ बताई थी वो ये चीज़ बताई थी कि भाई यहाँ से लेकर के ये जो इसकी ये प्रोजेक्शन होनी है, ये कितनी होनी चाहिए, 1/4 होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर ये आपके पास 4 इंचज़ है तो फिर ये आपके पास 1 इंच की थिकनेस आ जाएगी। ये जो थिकनेस आ जाएगी ये वाली, दिस वुड बी 1 इंच। ठीक है भाई, तो ये हम स्टेटमेंट जो थी वो ये बयान कर रही थी। अब हम आगे निकल जाते हैं। सो regardless of the values obtained by equation A and B, the thickness of the two-way slab shall not be less than the following। A और B से कह रहा है कि जो भी आपकी कैलकुलेशन आई है, लेकिन इसको आपने सेटिस्फाई जरूर करना है कि 5 इंच वाली जो थिकनेस है, जो हमने पहले भी आपको बयान की थी, वो 5 इंच वाली को भी, एंड देन वो 4 इंच वाली को। फॉर स्लैब विदाउट इंटीरियर बीम विद ड्रॉप पैनल्स की सूरत में आपने 4 इंच की स्लैब थिकनेस मिनिमम डालनी। विदाउट इंटीरियर बीम और ड्रॉप पैनल में 5 इंच, विदाउट इंटीरियर बीम बट विद ड्रॉप पैनल जो है वो 4 इंच की होनी चाहिए। ये मिलीमीटर में है, एसीआई कोड के सेक्शन भी रेफर करनी है ताकि आपको कोड में जाकर भी देख सकें कि क्या कह रहा है। फॉर स्लैब विद बीम ऑन ऑल 4 साइड्स विद अल्फा FM ग्रेटर देन 2, तो फिर 3 इंच की आपने मिनिमम डालनी ही डालनी है। एंड फॉर अल्फा FM लेस देन 2, 5 इंच की। तो ये 3 कंडीशन वही कंडीशन है जो कि हमने पहले भी आपको बताते रहे हैं कि क्या है, 5 इंचज़, 4 इंचज़, एंड देन अल्फा FM अगर ग्रेटर देन 2 है तो 3 इंचज़, अल्फा M अगर लेस देन 2 है तो फिर 5 इंचज़।
और अगर लेस देन 0.2 है तो फिर तो हमने आपको बता दिया कि उस टेबल को जाके आपने इस्तेमाल करना है। तो ये वो सेक्शंस हैं जहां आपने लेना है। अगर आपने इस बीम का सेक्शन इन्वर्टेड एल में एच बीम है तो फिर आप ये देख रहे हैं कि ये सेक्शन कंसीडर होगा। अब इसके अंदर ये थिकनेस कितनी ली जाएगी, ये थिकनेस कितनी लेनी है, ये भी हम आपको बता रहे। स्लैब की स्टिफनेस कैलकुलेट करने के लिए स्लैब की जो सेंटर लाइन तक है कितना लेना है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। ये ठीक है। सेक्शन फॉर आई एस एंड दिस इज सेक्शन फॉर आई बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर बीम एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्लैब। और ये फिर इन्वर्टेड टी बीम्स के लिए। ये फिर इसकी सारी डेफिनेशन है कि कितनी आपने एल के लिए कितनी लेनी है और ये टी बीम के लिए कितनी लेनी है। तो यहाँ मैं इसको वाज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जब हम इसका नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह एग्जाम्पल एक सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो फिर ये चीज़ आपके ज़्यादा हम एक्सप्लेन मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से करूँगा क्योंकि वहाँ हम इस चीज़ को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो ये इंशाल्लाह जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक होपफुली आपको कितने कुछ समझ में आया है, तो थोड़ा सा इसको टाइम दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर इसकी एग्जांपल कराऊंगा जहाँ हम इसकी प्रैक्टिकली और इसकी अल्फ़ा की कैलकुलेशन और फिर रेफ़र कर रहे होंगे हम टेबल्स को, इक्वेशंस को, और वो तमाम चीज़ें जो है स्लैब थिकनेस को इंशाल्लाह कैलकुलेट करने के हम काबिल हो जाएंगे। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।